धमाल 4 देखकर आ गया हूँ और बाकी रिव्यूअर्स की तरह मैं ये नहीं बोलूंगा कि मूवी देखने से पहले अपना दिमाग घर पे छोड़कर जाना, क्योंकि फिल्म देखने के बाद मुझे लगा दिमाग ऑडियंस को नहीं मेकर्स को साथ लेकर आना चाहिए था। कॉमेडी फिल्म बनाने के लिए लॉजिक की जरूरत शायद ना हो, लेकिन कॉमेडी लिखने के लिए थोड़ा दिमाग तो चाहिए ना। और वैसे किसने बोला ये कॉमेडी मूवी है? ये तो सस्पेंस मिस्ट्री फिल्म है। पूरी मूवी में ऑडियंस एक ही चीज ढूंढती रहती है, कॉमेडी गई कहाँ? कभी कभी मिलती है 2 मिनट के लिए, फिर दोबारा गायब। तो आज हम धमाल 4 के खजाने के साथ साथ उसकी मिसिंग कॉमेडी भी ढूंढेंगे। और स्पॉइलर अलर्ट, खजाना शायद मिल सकता है लेकिन कॉमेडी की गारंटी नहीं है। धमाल 4 का बेसिक फॉर्मूला बिल्कुल वही है जो फ्रेंचाइज में पहले भी देख चुके हैं। एक खजाना है, उसके पीछे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, सब एक दूसरे को बेवकूफ बनाएंगे और एंड में किसी को कुछ नहीं मिलेगा, या फिर मेकर्स सीक्वल अनाउंस कर देंगे। बस डिफरेंस इतना है कि 2007 वाली धमाल में रियल लोकेशंस, नेचुरल केमिस्ट्री और मेमोरेबल कॉमेडी थी। यहाँ ग्रीन स्क्रीन ज्यादा है, कैरेक्टर्स ज्यादा हैं और जेन्युइनली फनी मोमेंट्स काफी कम है, बहुत कम। फिल्म का फर्स्ट हाफ अलग अलग कॉमेडी स्केचेस जैसा फील होता है और सेकेंड हाफ एक ट्रेजर हंट एडवेंचर बनने की कोशिश करता है। दोनों में से मूवी प्रॉपर्ली क्या बन पाती है, चलिए सीन बाय सीन समझते हैं। मूवी शुरू होती है रवि किशन के पायरेट कैरेक्टर के साथ। उनका लुक देखकर लगता है कि जैक स्पैरो को बजट कम मिल गया हो और शूटिंग के लिए गोवा भेज दिया गया हो। उन्हें खजाने का एक मैप मिलता है, लेकिन मैप तुरंत जल जाता है। थैंकफुली पृथ्वी, जिसका कैरेक्टर उपेंद्र लिमाय प्ले कर रहे हैं, पूरा मैप याद कर लेता है। और पृथ्वी अजय देवगन यानी गुड्डू का दोस्त है। गुड्डू उसे बचाने के लिए पहुंचता है और वहां से शुरू होती है फिल्म की सेंसलेस एक्शन कॉमेडी। एक बड़ा सा शिप है जो इतना आर्टिफिशियल दिखता है कि लगता है एक्टर समंदर में नहीं किसी गेमिंग कट सीन में खड़े हैं। फिर रवि किशन अपने हाथ से कैनन बॉल रोक लेता है। सिर्फ रोकता ही नहीं, अगले ही सेकंड उसी कैनन बॉल को वापस फेंक कर पूरा शिप उड़ा देता है। एक छोटा सा गोला, एक पूरा शिप और जीरो एक्सप्लेनेशन। लेकिन ठीक है, ये धमाल है, फिजिक्स प्रैक्टिकल नहीं। बस दिक्कत तब होती है जब सीन में फिजिक्स भी ना हो और कॉमेडी भी ना हो। इसके बाद इंट्रोड्यूस होती है ईशा गुप्ता, जो आलिया का कैरेक्टर प्ले कर रही है। उनका टोटल स्क्रीन टाइम शायद इतना ही है कि उनकी पूरी परफॉर्मेंस इंस्टाग्राम रील में फिट हो जाए। आलिया गुड्डू से शादी करना चाहती है, लेकिन कंडीशन ये है कि पहले गुड्डू को उसके बच्चों का अप्रूवल लेना होगा। मतलब खजाना बाद में मिलेगा, पहले पोटेंशियल स्टेप चिल्ड्रन का इंटरव्यू क्लियर करो। गुड्डू और संजय मिश्रा आलिया के घर जाते हैं बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन बच्चे उन्हें भूत बनकर टॉर्चर करते हैं क्योंकि वो अपने लेट फादर की जगह किसी नए इंसान को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इस सीक्वेंस में 1-2 सिचुएशनल मोमेंट्स जेन्युइनली फनी है। संजय मिश्रा की कॉमिक टाइमिंग भी सीन को काफी सपोर्ट करती है, लेकिन सीक्वेंस खत्म होते ही मूवी दोबारा अपनी मिसिंग कॉमेडी इन्वेस्टिगेशन पर निकल पड़ती है। नेक्स्ट इंट्रोड्यूस होते हैं रितेश देशमुख। वो मंदिर में भगवान से प्रे करते हैं कि उन्हें एक्स्ट्रा लार्ज गाड़ी, एक्स्ट्रा लार्ज बंगला और एक्स्ट्रा रिच फैमिली वाली लड़की मिले। उन्हें लड़की मिलती है, लेकिन फिल्म पंचलाइन उसके बॉडी साइज पर बना देती है। रितेश की वाइफ का कैरेक्टर अंजलि आनंद प्ले कर रही है। प्रॉब्लम ये नहीं कि फिल्म उसके वेट पर 1-2 जोक करती है, प्रॉब्लम ये है कि उनके ट्रैक के पास वेट्स जोक्स के अलावा और कुछ है ही नहीं। हर दूसरे सीन का सेटअप ऑलमोस्ट वही है। वो कितनी हेवी है, वो हेवी है तो इसके लिए एकदम पावरफुल है, रितेश उनसे डरते हैं, बस। ऐसे जोक्स देखकर लगता है कि राइटर्स ने कॉमेडी का फोल्डर खोला और गलती से 2010 व्हाट्सएप फॉरवर्ड कलेक्शन सेलेक्ट कर लिया। कॉमेडी पंचलाइंस भी सुनो। मूवी के सीन में एक डायलॉग है, ये कितना खाता है? जवाब में मिलता है कि आजकल तो डाइटिंग पर है। भाई ये जोक तब भी ओल्ड था जब हम कीपैड फोन्स यूज करते थे। अब आते हैं फ्रेंचाइज के सबसे फेमिलियर कैरेक्टर्स आदि और मानव। अरशद वारसी और जावेद जाफरी जब भी स्क्रीन पर आते हैं, फिल्म की एनर्जी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री अब भी नेचुरल लगती है। मानव की बेवकूफी की वजह से आदि की वाइफ रोजी वेडिंग नाइट पर ही उसे छोड़कर चल जाती है। सालों बाद रोजी वापस आती है और उसकी रिटर्न के अराउंड एक सिचुएशनल कॉमेडी सीक्वेंस क्रिएट किया गया है। सीन लॉजिकल है? बिल्कुल नहीं। सीन सोफिस्टिकेटेड कॉमेडी है? वो भी नहीं। लेकिन ब्रेन रॉट लेवल होने के बावजूद कुछ मोमेंट्स पर हंसी जरूर आती है और ऑनेस्टली फिल्म के स्टैंडर्ड को देखते हुए ये भी एक अचीवमेंट ही है। अरशद वारसी अपने एक्सप्रेशंस और फ्रस्ट्रेशन से सिंपल डायलॉग्स को भी फनी बना देते हैं। जावेद जाफरी का मानव अब भी वही इनोसेंट डिजास्टर है और संजय मिश्रा जब भी स्क्रीन पर आते हैं तब कम से कम फिल्म थोड़ी कॉमेडी फिल्म जैसी फील करने लगती है। फर्स्ट हाफ में अगर कोई धमाल 4 को कैरी करता है तो वो मेनली अरशद, जावेद और संजय मिश्रा है। धमाल 4 का फर्स्ट हाफ एक प्रॉपर स्टोरी की तरह मूव नहीं करता। ये अलग अलग कॉमेडी स्केचेस का कोलाज लगता है। एक सीन अजय देवगन के फैमिली ट्रैक का, फिर रितेश की मैरिज ट्रैक का, फिर आदि मानव का सीक्वेंस, फिर एक्शन और फिर प्रोडक्ट प्लेसमेंट। कुछ सीन्स इंडिविजुअली काम करते हैं लेकिन उनके बीच नेचुरल फ्लो मिसिंग है। ऐसा लगता है कि मेकर्स ने पहले अलग अलग कॉमेडी सीन्स शूट कर लिए, फिर एंड में सोचा अब इन सबको एक खजाने से कनेक्ट कर देते हैं। और इसी के बीच फिल्म का एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बार बार स्क्रीन पर आता है,
ब्रांड्स। आजकल मूवीज में ब्रांड इंटीग्रेशन कॉमन है, लेकिन धमाल 4 में इंटीग्रेशन नहीं है। यहाँ ब्रांड्स को प्रॉपर सपोर्टिंग रोल मिला हुआ है। एक स्नैक ब्रांड पूरी फिल्म में इतना प्रोमिनेंटली दिखाया जाता है कि एक पॉइंट के बाद लगता है एक्टर्स मूवी में नहीं, ब्रांड के एडवर्टीजमेंट में गेस्ट अपीयरेंस कर रहे हैं। रितेश के ससुर उसे एक ऑटो गिफ्ट करते हैं। कैमरा ऑटो पर इतना प्यार से रुकता है जैसे गाड़ी नहीं, फिल्म का मेन हीरो इंट्रोड्यूस हो रहा हो। फिर अजय देवगन जब पृथ्वी को पकड़ने जाते हैं तब एक रेड MG कार यूज होती है। उस गाड़ी का शॉट इतना डेलिबरेट है कि मुझे लगता है अब अजय देवगन कैमरा की तरफ देखकर माइलेज और बूट स्पेस भी एक्सप्लेन करेंगे। मूवी चल रही है या ऑटोमोबाइल रिव्यू, कॉमेडी सीन स्टार्ट होने से पहले ही प्रोडक्ट दिखता है, एक्शन के बीच प्रोडक्ट दिखता है, इमोशनल मोमेंट के आसपास भी प्रोडक्ट दिखता है। खजाना ढूंढने सब निकलते हैं, लेकिन असली ट्रेजर शायद स्पॉन्सरशिप डील ही थी। फर्स्ट हाफ के एंड में सारे कैरेक्टर्स एक क्लिफ के पास असेंबल होते हैं। पृथ्वी फाइनली खजाने का असली लोकेशन रिवील करता है। खजाना एक आइलैंड पर है, एक बड़े से M के नीचे और O के पीछे। बस इतनी इंफॉर्मेशन मिलती ही सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे के कंपटीटर्स बन जाते हैं। यहाँ से शुरू होती है क्लासिक धमाल स्टाइल रैट रेस। हर ग्रुप चाहता है कि खजाना सिर्फ उसे ही मिले और इंटरवल तक फाइनली अपनी मेन स्टोरी पर पहुंच जाती है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है, तब तक हाफ मूवी खत्म हो चुकी है। इंटरवल के बाद सब लोग एक बड़े तूफान में फंस जाते हैं। अब नेचुरली आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि यहाँ कोई फनी सर्वाइवल सीक्वेंस होगा, कैरेक्टर्स अलग हो जाएंगे, कोई स्ट्रगल होगी, कोई क्रिएटिव एडवेंचर होगा, लेकिन नहीं, तूफान आता है और नेक्स्ट सीन में सब आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। बस नो जर्नी, नो स्ट्रगल, नो एक्सप्लेनेशन, सीधा कट टू आइलैंड। लगता है तूफान नहीं था, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांसपोर्ट सर्विस थी। आइलैंड पर पहुंचते ही सबको एक बड़ा M शेप माउंटेन दिखता है। अब हर ग्रुप को लगता है कि वही करेक्ट M है और सब अपने अपने डायरेक्शन में भागना शुरू कर देते हैं। यहाँ मूवी अलग अलग ग्रुप्स के साथ कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश करती है, लेकिन सेकेंड हाफ का मेजर पोर्शन उतना फनी नहीं है जितना मेकर्स शायद इमेजिन कर रहे थे। कैरेक्टर्स भाग रहे हैं, गिर रहे हैं, बैकग्राउंड में लाउड म्यूजिक चल रहा है, लेकिन जोक्स में कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है। आपको पंचलाइन आने से पहले ही समझ आ जाता है कि सीन कहाँ जाने वाला है। फाइनली सब लोग एक ही जगह पहुंच जाते हैं और खजाना उतना ही इजीली मिल भी जाता है कि लगता है ये ट्रेजर हंट नहीं, ट्रेजर होम डिलीवरी थी। ना कोई डिफिकल्ट पजल, ना कोई स्मार्ट क्लू, ना कोई मेजर ट्विस्ट, ना किसी कैरेक्टर को जेन्युइनली दिमाग लगाना पड़ता है। कैरेक्टर्स बस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और खजाना सामने ही मिल जाता है। फर्स्ट धमाल की ट्रेजर हंट में केओस के साथ एक कांस्टेंट सेंस ऑफ जर्नी भी था। यहाँ डेस्टिनेशन तो है, लेकिन एडवेंचर पूरी मिसिंग है। और ट्रेजर हंट मूवी में अगर हंट ही इंटरेस्टिंग नहीं है तो फिर बचता क्या है? फिल्म का मेजर पोर्शन ग्रीन स्क्रीन और 3D एनवायरनमेंट्स पर शूट किया गया ऐसा फील होता है। शिप्स आर्टिफिशियल लगते हैं, आइलैंड आर्टिफिशियल लगता है, बैकग्राउंड आर्टिफिशियल लगता है। कभी कभी एक्टर्स और लोकेशन के बीच प्रॉपर कनेक्शन फील ही नहीं होता। कॉमेडी मूवीज में VFX प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉमेडी को बिलीवेबल बनाने के लिए एक्टर्स का एनवायरनमेंट के साथ नेचुरली इंटरेक्ट करना जरूरी होता है। यहाँ कई सीन्स में लगता है कि एक्टर्स को बस एक ग्रीन स्क्रीन वाली वॉल के सामने खड़ा कर दिया है और बोल दिया गया है कि सर इमेजिन कीजिए सामने समंदर है, सर अब इमेजिन कीजिए कि सामने ब्लास्ट हो गया, सर अब इमेजिन कीजिए कि ऑडियंस भी हंस रही है। लास्ट वाला इमेजिनेशन थोड़ा ज्यादा एम्बिशियस हो गया। तो ओवरऑल धमाल 4 कैसी है? ये वही पुरानी बॉटल है, बस लेबल नया है और बॉटल के अराउंड काफी सारे स्पॉन्सर स्टिकर्स चिपके हुए हैं। फर्स्ट हाफ में अरशद वारसी, जावेद जाफरी और संजय मिश्रा के सीन्स फिल्म को काफी हद तक संभालते हैं। अजय देवगन के ट्रैक में कुछ एंटरटेनिंग मोमेंट्स है, लेकिन रितेश देशमुख का ट्रैक मोस्टली रिपीटेटिव बॉडी वेट जोक्स पर डिपेंडेंट है। सेकेंड हाफ में फिल्म आइलैंड पर पहुंचते ही अपना डायरेक्शन लूज कर देती है। ट्रेजर हंट इजी है, कॉमेडी प्रेडिक्टेबल है, VFX डिस्ट्रैक्टिंग है और प्रोडक्ट प्लेसमेंट इतना लाउड है कि कभी कभी कमर्शियल ब्रेक और मूवी में डिफरेंस समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फेयर रहना भी जरूरी है, ह्यूमर कंप्लीटली सब्जेक्टिव होता है। फैमिली ऑडियंस जो एक लाउड, कलरफुल और कंप्लीटली ब्रेनलेस एंटरटेनर देखना चाहती है, उनके लिए फिल्म कुछ पोर्शंस में काम कर सकती है। स्पेशली अगर आपको आदि मानव की कॉमेडी पसंद है तो उनके सीन्स एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल धमाल जैसी शार्प राइटिंग, मेमोरेबल सिचुएशंस और नेचुरल केमिस्ट्री एक्सपेक्ट करके जाओगे तो डिसअपॉइंट ही होगे। और हाँ, मेकर्स ने धमाल 5 भी अनाउंस कर दिया है, मतलब खजाना मिले या ना मिले, फ्रेंचाइज का सीक्वल जरूर मिलता रहेगा। आपने धमाल 4 देखी है तो कमेंट्स में ऑनेस्टली बताओ, क्या कॉमेडी आपके लिए वर्क किया है या आप भी पूरी मूवी में उसे ढूंढते रह गए? और फिल्म का सबसे फनी कैरेक्टर कौन है? आदि, मानव, गुड्डू या फिर कोई और, या फिर प्रोडक्ट प्लेसमेंट? वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और फिल्म और उसकी असली धमाल के साथ। तब तक के लिए टाटा।